ओके बेटा, आफ्टर एंडिंग विद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? नया चैप्टर फिजिक्स का, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तीनों चीजों को हम लोग लेके चल रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर मैं आज तक आप लोगों से दो तीन बातें कर लेता हूँ पहले पढ़ाने से पहले, वर्क के बारे में जानना चाहूँ तो वर्क क्या है? कौन डिफाइन करेगा बेटा वर्क क्या है? सर मैं करता हूँ। हाँ बता दो। कोई भी काम वर्क है, और काम करवा लो वर्क है। इसके फिजिक्स की, जैसे तू बैठा हुआ है, तू लिख रहा है, तो तूने काम किया है कि सर मैं, आपने सर कल 7 डेरिवेशन दी थी, कितनी थी? 5 डेरिवेशन थी। इसके अलावा सर आपने न्यूमेरिकल दिए थे, कितने? 20 न्यूमेरिकल दिए थे। मैं काम बैठे बैठे भी कर रहा था, तो सर मैंने काम किया। बेटा फिजिक्स की भाषा में आपने कोई काम नहीं किया, फिजिक्स की भाषा में आपने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब जो आपको काम करना है वो तो लग गए। तो कहने का मतलब ये वर्क को हम लोग जो है किसी और तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। वर्क को डिफाइन करना काफी इंटरेस्टिंग फंडा होने वाला है, क्या क्या फंडे रहने वाले हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, राइट। देखो आज तक एक्चुअल में जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमने यही तो चीज पढ़ी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और साइंटिस्ट बिलीव मी दे आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम लोग मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। इसी चीज़ का फायदा है, क्योंकि एनर्जी तो आपके पास जितनी है उतनी है, आप बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जा रहे हो, तो उस मिनिमम से मैक्सिमम कैसे निकालोगे, यही चीज़ हम लोग इसके अंदर जानेंगे, सब कुछ वर्क के अंदर जानने वाले। इसी चीज़ को हम लोग वर्क से समझें। तो वर्क, एनर्जी और पावर में जो हमारी सबसे पहली चीज़ आती है वर्क क्या है, तो सिंपल, जो भी हमें एक्शन होता हुआ दिख रहा है जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट मौजूद होगा वो वर्क होगा। बैठे बैठे कोई काम करना वर्क नहीं होगा। सर डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, काम चल जाएगा, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड बोल रहा हूँ तो कुछ तो महत्व होगा, ठीक है, ये बात हम लोग भी देखेंगे। सो वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स। 9th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है तब हमारे पास फोर्स आता है, सॉरी वर्क डन। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा बड़े हो गए हैं, 11th क्लास में आ गए हैं। इस डॉट का मतलब हम लोग जानते हैं, इस डॉट का मतलब होता है Fs cos थीटा, Fs cos। मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा वर्क सही है, F डॉट S, F cos थीटा डॉट S या फिर F into S cos थीटा? सबसे ऊपर वाला। क्या ये गलत है? सारे सही। क्यों सही है फिर? ये तुमने कहीं आज तक देखा है? F cos थीटा into S या F into S cos थीटा? cos थीटा किसके साथ है? F के साथ है, S के साथ है? मुझे ये बता दो पहले। S के साथ है, जो अब तक आज हमने पढ़ा। लेकिन बेटा ये बातें गलत हैं और ये तीनों ही सही है। S के साथ है, लेकिन एक अंडर स्पेशल कंडीशन, अंडर स्पेशल कंडीशन। तो बिल्कुल बारीकी से अगर मैं आपको चीजों को समझाता हूँ तो मेरी बातों को ध्यान से समझिए। मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक लेट से ब्लॉक रखा हुआ है और ये आपके सामने मैं, छोटी मेरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रस्सी के थ्रू इसको खींच रहा हूँ, राइट, मैं यहाँ पर इसे खींच रहा हूँ। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो बेसिकली मैं एक एंगल बना रहा हूँ, और अगर मैं इसे खींच रहा हूँ इस तरीके से तो बेटा मेरे पास ये जो चीज आ रही है ये एक फोर्स लगा रही है। सिंपल सी भाषा में ये दिख रहा है आप लोगों को, ये फोर्स लगा रही है, तो सर ये आपका फोर्स। और अगर ये F है और ये थीटा है तो F का जो हमारे पास ये कंपोनेंट आएगा ये F cos थीटा आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये मेरा F sin थीटा। अब अगर मैं किसी ब्लॉक को यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, कैसे खींचू, ये लो, ये फोर्स लगा रहा हूँ, ये ब्लॉक है ना, ये है ना, इसको ऐसे खींचा मैंने और इधर खींच रहा हूँ, तो ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, आगे कर रहा है, किस तरफ? अब देखो इसका ये फोर्स है, तो ये वाला जो कंपोनेंट थीटा है, समझ पा रहे हो सारे? तो ये वाला जो एंगल है कौन सा है, ये कौन सा कंपोनेंट है? F cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है जो आपकी तरफ जा रहा है F sin थीटा।
तो जो डस्टर मूव कर रहा है किसकी डायरेक्शन में कर रहा है? एफ कॉस थीटा। तो बेटा इसलिए लिखा जाता है कि जो आपका वर्क डन है ये एफ कॉस थीटा है और कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, जिसको आप एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, एक्चुअल में वो क्या निकला? एफ कॉस थीटा इनटू एस, एफ कॉस थीटा इनटू एस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं वर्क डन होता है फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पैरेलल कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। वर्क डन होता है फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप ध्यान सुनिएगा, आपके पास आएगा वर्क की डेफिनेशन में पहला कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला बेटा मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू द component of force in the direction of displacement। यानी कि वर्क डन हमारे पास होता है उस कंपोनेंट का, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। सर वो तो फिर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट्स होगा ना? हाँ बिल्कुल। और अभी तो हम लोग आगे इसको खोल देंगे, बहुत टेंशन ना लो। आज पहले हमारे जो है बेसिक्स क्लियर करते हैं और लेक्चर भी चल गया है, शुरू तो हो ही गया है, अब काम तो काफी आगे तक पहुंचाएंगे हम लोग। इस बार की टेंशन तुम मत लो, इस मेरे पर छोड़ दो। अच्छा दूसरी चीज, मैं अगर आप लोगों से ये चीज कहता हूं कि W इज इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा, बेटा एक्चुअल में इस डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है। इसमें आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है उस तरफ आपके डिस्प्लेसमेंट है ना। अभी इन दोनों के जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपके, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी आपको मतलब तो समझ में आ गया ना कि हमारे पास दोनों चीजें सही हैं। एफ कॉस थीटा एस भी सही है, एफ एस कॉस थीटा भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब मैं आप लोगों से जब इतना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो आज आप लोगों को एक नई चीज के बारे में बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता रखी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आइडिया है? अच्छा आपको नहीं बताया होगी, पिछले बैच में। ठीक, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में वैसे तो हमारे पास चैप्टर 1 में क्या आता है? चैप्टर 1 में ही आता है, पर ज्यादातर स्कूलों में इसको उड़ा दिया जाता है। ज्यादातर स्कूलों में क्या सारे कॉम्पिटिशन वगैरह सबसे उड़ा रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही अच्छा चैप्टर मैंने करा रखा है। जिसको देखना है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो पड़ी हुई फिजिकल वर्ल्ड वाली, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक क्लास है, करा देना चाहिए क्योंकि इससे ना काफी चीजें क्लियर हो जाती है ना। और उसमें भी ये चीज है। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स, बेटा कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जो हमारे पास, ध्यान सुनना इस चीज को, जो हमारे पास केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड नहीं करती कि कौन से रास्ते से आपने क्या काम किया है, वो डिपेंड नहीं करती कि आप कैसे आए, कितनी देर में आए, नहीं, आपने क्या किया, एट द एंड क्या आया रिजल्ट, बस। जैसे कि तुम लोग बहुत कंजर्वेटिव, वैसे तो कंजर्वेटिव बोलूंगा तो प्लीज डोंट माइंड, रूढ़िवादी होता है इसका मतलब हिंदी अगर बताऊंगा तो, बट मैं उस चीज को नहीं लेके आ रहा है ना। वो लिबरलिस्ट और कंजर्वेटिव जो एसएससी में चैप्टर रेडी, हां वो तो 9th में है शायद, फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में मेरे हिसाब से, शायद मेरी हिस्ट्री आपसे ज्यादा अच्छी है। चलो किस मामले में, क्योंकि 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन 10th में नहीं है, 10th में भी आ ही जाते हैं, वो इंट्रोडक्शन का आता है नेशनलिज्म, हां उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने कहा यार ये बात थोड़ी दिक्कत वाली हो गई, ये बात थोड़ी दिक्कत वाली, कंजर्वेटिव मेरे को समझ नहीं आया। बेटा मेरी बात सुनो, कंजर्वेटिव जैसे आप लोग, अब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्कूल के बाद ही आ रहे हैं, अब स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है उसका माँ बाप क्या बोलेंगे, हम तो तुम्हें ट्यूशन ही भेज रहे हैं, फिर भी तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे? तुम कहोगे सर हमारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे,
लेकिन हमेशा नंबर नहीं आए, तो माँ बाप को इस बात से मतलब है कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, सॉरी कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ये मतलब ही नहीं। उनका तो एक ही सवाल, नंबर क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे वांट ओनली नंबर। गलती उनकी नहीं है, सीधा पॉइंट मारता है, बहुत बेहतरीन मारता। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नंबर क्यों नहीं आ रहे? बात सही है, कुछ ऐसा बिल्कुल सही है, मैं भी यही बोलूँगा। भाई तुम कह सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नंबर नहीं आते, फिर क्यों नहीं आ रहे भाई? हम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, बट जो लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिस है ना, उसकी वजह से नंबर नहीं आते, तो उसे दूर कर लो, नंबर आ जाएंगे। फिर आप नॉन कंजर्वेटिव। वेल कंजर्वेटिव मींस व्हिच डिपेंड्स ऑन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि आपके पास लेट्स से यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचने के 5 रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। अब मैं आपसे पूछूं वर्क डन सबसे ज़्यादा किसने? 1 5 3 4, चलो 4 ही बता, ये भी तो है 1 2 3 4 सेम। एक्चुअल में हमें देखना है वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जिस भी रास्ते जाओगे सेम आएगा, तो आपका नेट वर्क डन क्या आएगा? सेम रहेगा। जीरो की बात कर लेता हूँ, साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट वर्क डन है, अगर पार्टिकल घूम फिर के वहीं आ रहा है तो आपके पास वो क्या हो जाता है? वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, चलो मैं ही कह देता हूँ, यहाँ पर गया तो छोले भटूरे विकासपुर में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, किसके? मोनिका छोले भटूरे, ये शॉप है, हाँ रियल शॉप, ठीक है। वैसे मेरे को ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहिए, पर फिर अच्छे लगते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। तो मैं गया मोनिका छोले भटूरे से गया और छोले भटूरे पेट भर के खाए, है ना, और वापस आ गया, और वापस आ गया। अब मुझे बताओ, जब मैं यहाँ पे पेट भर के खा के, या फिर मैं मम्मी से कह रहा हूँ मम्मी मैं टहल के आया, इधर आया और खा के बैठ गया घर में, तो मैंने कहा मैंने आज बहुत काम कर लिया। तो अगर मेरी मम्मी साइंस की टीचर होती तो क्या कहती? तूने क्या किया? तूने कोई काम ही नहीं किया, नलायक है तू तो, तेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मैंने कहा है मम्मी क्या? मम्मी मैं वहां तक गया हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, और उसके बाद आप कह रही हो कि मेरा वर्क जीरो है। हाँ बेटा आपका वर्क जीरो है। मैंने कहा मम्मी क्यों? मम्मी कहते बेटे तेरी इनिशियल पोजीशन क्या थी? मैंने कहा मम्मी घर। कहते बेटे तेरी फाइनल पोजीशन क्या है? मैंने कहा मम्मी घर। कहते हैं फिर क्या वर्क किया तूने? खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय, टाटा। मैंने कहा नहीं मम्मी, आपने 9th 10th तक की साइंस पढ़ी थी, माय मम्मी इज 10th पास, है ना, बट उनके लॉजिक्स को ना बीट नहीं कर सकते, मदर लॉजिक इज मदर, राइट, और उनका लव और अफेक्शन है ना। तो मैंने मम्मी को ऐसे समझाया, मम्मी ये 10th तक की साइंस है, ये 9th और 10th वाली साइंस है, आप ना झूठ बोल रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक आपने मुझे नहीं बताई, और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात ध्यान सुनना। वैसे तो हर मम्मी के तो उनका बच्चा निकम्मा है, कुछ भी कर काम तो उन्होंने करा ही नहीं है ना। वो होता है ना बेटा आज पक्का नहीं मारूंगी तेरे, तू आ तो जा बस, पक्का नहीं मारूंगी, चप्पल छुपा लेंगे बीच में, पंडित चप्पल है ही, वो तो फिक्स है। तो ध्यान से मैंने मम्मी को क्या बोला, मम्मा जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सिर्फ 9th के बाद। रीज़न क्या है? जब मैं इस स्टोर पे गया छोले भटूरे और वापस आया, और जब वापस आया, जब मैं जा रहा था, तब मैं अगर जा रहा था चलते 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 मेरे पैरों पर एक फोर्स लग रही थी। किसका है? इंग्लिश कहाँ पर है? हाँ, कि बेटा हमारे पास जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से थी कि मैंने आपको बोला कि कहाँ पर हम कॉल आने से पहले चल रहे, तो मैंने कहा मम्मा मैं जब जा रहा था तब मैं जा तो रहा था, आपको वो तो दिखा, लेकिन आपको एक ऐसी चीज़ थी जो आपको नहीं दिखी। क्या थी वो? जब मैं चल रहा था तो एक फोर्स मेरे पीछे लग रही थी। कौन सी फोर्स है वो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पे मम्मी हर टाइम एक्ट करे हुई थी, तभी तो मैं आगे बढ़ पा रहा था। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मेरे फोर्स को पीछे खींचता गया कुछ, मतलब मैं तो इधर जा रहा हूँ, मैं उधर देख ले, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं तो इधर, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, मेरा फोर्स इधर लग रहा है, राइट। ध्यान सुनना, जब मैं इधर गया तो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
ठीक। अब मैं यहाँ पे पहुँच के खा पी के मस्त, थोड़ा सा पेट बड़ा हो जाता है ना खाने के, मस्त आगे आ गया। अब जब मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स के नेगेटिव में, और कितनी देर तक लगा, जब तक आप डिस्प्लेसमेंट, इतना आप डिस्प्लेसमेंट तय किया होगा Fs। और जब आप इधर आ रहे थे तब भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज़ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिंग इन नेचर। तो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन लगा आपके पास -Fs। जब आप गए और आए तब आपके पास एक टोटल वर्क था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि कितना है टोटल -2Fs का। हाँ, वर्क डन जो नेट वर्क डन जो अगर आपसे पूछेगा, अगर वो बोलता है वर्क डन नेट जो है 0 है, वो गलत है। नेट वर्क डन 0 नहीं है, सिर्फ एक वर्क डन 0 है। जो अब वर्क डन किसका 0 है, बाय नहीं, वर्क डन बाय भानु 0 है। लेकिन क्या नेट वर्क डन 0 है? नहीं, नेट वर्क डन में मेरे पास -2Fs है, फ्रिक्शन ने तो काम किया है। और एक ऐसी फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, वो नॉन कंजर्वेटिव। इसके और एग्जांपल, एयर ड्रैग, हवा में कोई चीज आती है, हमें तो लगता है सीधे सीधे नीचे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पेपर आराम से नीचे गिरता है एक रुमाल के मुकाबले, क्योंकि उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, एयर ड्रैग ज्यादा लगता है। तो ये भी तो एक ऑपोजिंग फोर्स है। एक बॉल पानी में जल्दी से गिर जाती है, लेकिन वही बॉल शहद में थोड़ा धीरे गिरती है, विस्कस ड्रैग की वजह से। तो ड्रैगिंग फोर्स भी तो एक ऑपोजिंग फोर्स। ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए सब किसके हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। सो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाली जो कंडीशन थी किसकी है, कंजर्वेटिव फोर्स। सो आई कैन से हियर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0 when initial and final points are same, but it needs not necessarily to be 0 in case of non conservative force। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही ये 0 हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव के केस में 0 हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं। वेल सर, बात तो अच्छी लगी आपकी, बात तो अच्छी लगी आपकी, पर क्या आप ये कह सकते हो कि सर वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S होता है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब आपका फोर्स 0 है। ये बात तो सच है, लेकिन आज तक जो तुमने सच बोला उससे मैंने कभी सच बोला है नहीं बोला, तो ये कैसे सच हो जाएगी? सर आज तक तो यही पढ़ा। सर इतना मजाक तो मत करो बेटा, मैं सच्ची मजाक नहीं कर। एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन करो, मेरे पास गुब्बारा नहीं है, मैं गुब्बारा फुला के दिखा देता हूँ लोगों को। मेरी बात ध्यान से, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, ये जितनी भी कहानी होती है ना, एक ध्यान सुनना चीज, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड, 2 रिजिड बॉडीज के लिए वैलिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गुब्बारा फुलाते, गुब्बारा फूल जाता, साइड से आप उसे प्रेस करोगे तो क्या गुब्बारे में कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? तो गुब्बारे का शायद सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं हिला, लेकिन गुब्बारे का जो साइड था वो तो आपने हिला दिया ना, उसमें तो नेट वर्क डन 0 नहीं होगा। जिस साइड को आप पकड़ के हिला रहे हो गुब्बारे की, है ना? हाँ सुन, मुझे पता ही 11th में आ गए, पता है, टेंशन ना। तो वो जो गुब्बारा है बैलून, यार एक तो ये प्रॉब्लम है, सारी चीजें डबल मीनिंग में मच जाती हैं हमारी। ऊपर से बायोलॉजी का टीचर भी था कभी 10th तक था। तो अब बैलून नॉर्मल वाला है ही नहीं, फुला के दिखा देता, वैसे सारे बैलून खुलते हैं। चलो देखो बेटा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि वो बैलून का डिस्प्लेसमेंट तो 0 नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0, लेकिन जो साइड पे वर्क कर रहा हूँ ना वो 0 नहीं है, क्योंकि बैलून पे तो वर्क कर रहा हूँ मैं यार, बैलून पे तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसको साइड से दबा रहा हूँ। क्यों वर्क डन उसका 0 नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास डिफॉर्म होने वाली बॉडी है, रिजिड बॉडी तो है ही। तो डिफॉर्म होने वाली बॉडी पे भी ये केस लागू नहीं हो सकता है। उसमें मतलब ठीक है, सेंटर ऑफ मास को लेकर अगर आप सॉल्व करोगे, हाँ उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो हमेशा फिक्स रहता है किसी बॉडी का, अगले चैप्टर में और डिटेल में जानेंगे इस चीज को। लेकिन ये जो मैंने बात बोली कि आपके पास डिफॉर्म होने वाली बॉडी या जो बॉडी रिजिड नहीं है उन पे भी ये केस लगाना गलत। तो हम लोग पढ़ते रहते हैं आराम से कि W = Fs लगाओ, हालांकि तुम्हारी कसम सब जगह Fs लगाता हो तो मैं सिखाऊंगा,
बट मैं शुरू में ही आप लोगों को बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें वैलिड हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना? कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। डस्टर सारा आ रहा है समझ? इसे उड़ा दूंगा मैं, जो नोट करना है साथ साथ कर लिया करो, वरना फिर वही ऑप्शन रह जाएगा वीडियो देखो। हाँ पर ये है समझना ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू छापना। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बता दो। इसके एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही। कौन से वाले? ये वाले पैरेलल वाले और परपेंडिकुलर, जहाँ पे f cos थीटा का यूज आएगा, f s cos थीटा का आएगा, क्योंकि एक आंसर आता है उसमें sin थीटा भी आएगा। कराऊंगा मैं sin थीटा भी आएगा वर्क डन के केस में आंसर। तुम देखते क्या दोगे? sin थीटा तो हो ही नहीं सकता और तुम्हारा देखते कट जाएगा। ऐसे मत कटवाना अपना, टेंशन ना, टेंशन जाएगा टेंशन है। आप वो आपके पास आ जाएंगे। हाँ आप जाओगे लेकिन फिर भी sin थीटा देखते काट दोगे ना क्वेश्चन को। तो ये sin थीटा तुमने पढ़ाई नहीं है वर्क डन, सारा तो cos थीटा में पढ़ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। कोई ना, उसके पहले आज हम लोग आपको एक इंट्रोड्यूस करा देते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क डन में बेटा मेरे पास जो पहला केस आता है वो आता है पॉजिटिव, दूसरा केस आता है नेगेटिव और तीसरा केस आता है बेटा मेरे पास जीरो। सिंपल सी कहानी है, जब आपके पास एक्यूट एंगल बनेगा, थीटा 90 से कम रहेगा, जो भी वर्क डन रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क डन। और जो हमारे पास नेगेटिव वर्क डन है उसे केस में एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज। और जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री का रहेगा तब जीरो। बट रुक जाओ जरा, यहाँ पे तुम लोग ना बड़े कंफ्यूज हो। कंफ्यूज क्यों हो गए? तुम्हें लग तो रहा है कि सारी बहुत सिंपल है, लेकिन अभी तुम्हारे तोते हो जाएंगे, अभी तुम्हारे तोते हो जाएंगे। कैसे होंगे? आइए मैं आपसे कहता हूँ कि पॉजिटिव वर्क डन का मेरे को डेफिनेशन बताओ। तो आपने कहा सर जब एंगल एक्यूट होगा, मतलब सर एंगल पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। हां क्या पता डायरेक्शन ऑफ ऐसे एंगल पे डिपेंड करेगा। चेक कर लो, cos की वैल्यू 0 से 90 तक पॉजिटिव नहीं होती, तो fs cos थीटा है तो वो तो समझ में आना चाहिए। फोर्स अगर डायरेक्शन उसकी हां तो नहीं, तो वो तो अलग केस है, नेगेटिव समझना और भी चीज है। अब देखो जरा, मैंने कहा आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और मोशन भी आपका उसी डायरेक्शन में है, तो आप लोगों के पास जो आपका वर्क डन है वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव। आप लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वही आपका मोशन हो रहा है, तो आपका फोर्स कैसा है बेटा? पॉजिटिव फोर्स। क्लियर हो रहा है इसलिए? लेकिन जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं और आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके ऑपोजिट है, तो कहानी क्या होगी? नेगेटिव। सर ये तो मतलब थ्योरी होगी, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में नहीं आता मेरी बात। मैंने इस मार्कर पर फोर्स लगाया और ये मार्कर उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स, ये उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स, तो यहाँ पर ये फोर्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। लेकिन मैं फोर्स तो इधर लगा रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो कैसा होगा? ऑपोजिट में है। फोर्स की डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है ऑफ द मोशन। मेरे फोर्स की मत देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसे तो कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट इन नेचर। नेचर ऑफ बॉडी इसका कैसा होता है? नेगेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा मेरे पास? नहीं, अभी तक में दिखाया था -2fs आया था बेटा। -2fs आने का मतलब क्या है कि मेरा जो नेचर ऑफ वर्क डन है वो क्या हो गया है? समझ में आ रही है नेगेटिव? अब नेगेटिव का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैंने कहा ये हूं मैंने एक डंबल उठाया, एक डंबल उठाया और डंबल को ऊपर उठाया। यहां पर वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स या फिर मेरी फोर्स, जो कि मेरी ध्यान, ये तो पॉजिटिव है। क्यों? कि डंबल उसी डायरेक्शन में उठ रहा है जिस डायरेक्शन, ये डंबल उसी डायरेक्शन में उठ रहे हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन इन पर एक फोर्स नेगेटिव भी तो लग रही है। थर्ड लॉ ग्रेविटेशन, गोली मार दे थर्ड लॉ मेरे हाथ पे लग रहा है, मैं इन पे एक्शन कर रहा हूं तो ये हाथ पे लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। तो यहां पर जो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटी इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, इन लिफ्टिंग
एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। तो जब भी ग्रेविटी वर्क करेगी किस केस में, लिफ्ट करने के केस में, तो ग्रेविटी का वर्क किस तरफ होगा, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे खींचेगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी इस केस में बेटा, नेगेटिव। कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो अब तक समझ में नहीं आया हो, पॉजिटिव का केस, नेगेटिव का केस समझ में आ गया या नहीं आया, करते लिफ्ट कर रहा हूं तो लिफ्ट वाला केस होगा, ठीक है। जीरो वर्क डन की क्या क्या कंडीशन होती है, मेरी बात ध्यान से। एक आदमी वो यहाँ पर कूली, चलो मैं कूली बन गया, ये रखा है मैंने अपने ऊपर लोड, और मैं इसको लोड को ढोते हुए आगे चल रहा हूं। मुझे बताओ क्या मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, या ऑल ऑफ दीज? जीरो। गलत बेटा, मेरा वर्क डन पॉजिटिव जीरो है। मेरा वर्क डन पॉजिटिव। ध्यान से मैंने कहा जब एक आदमी लेके जा रहा है सर पे ढोके आग, तो फोर्स और नहीं बेटा, मेरा वर्क डन सुन तो ले, मेरा वर्क डन जीरो नहीं है, लेकिन जब मैं इधर जा रहा हूं, मेरी डायरेक्शन तो यही थी, मेरा फोर्स भी लग रहा था, तो मैं जा रहा हूं, मेरा वर्क डन जीरो नहीं, मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव है। सुन ले, ये तो चीजें हैं जो बच्चे गलत पढ़ते हैं कि वर्क डन हम कैरिंग अ लोड, नहीं, ये जीरो नहीं होता, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन इस समय पर जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो जीरो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है। रीजन, आपके फोर्स की डायरेक्शन ये, ग्रेविटेशन इस पे हर पॉइंट पर देखो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और W इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, और ds आपके पास ऐसे है, इनके बीच में cos 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos 90 क्या होता है, जीरो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते तो आपका वर्क डन जीरो नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, वर्क डन बाय मैन बोलेगा वो जीरो नहीं है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स वो जीरो है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रही है उसके परपेंडिकुलर। समझ में आया? दूसरा केस, एक केस तो ये समझ में आया ग्रेविटेशन का, दूसरा केस कब जीरो हो सकता है बेटा, ध्यान सुनना। तो जब मैं लिफ्ट कर रहा था फोर्स कौन सी थी उसमें, पॉजिटिव फोर्स। सुन रहे हो ना सारी बातें ध्यान से, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा बेहतरीन से, दिमाग में आ रहा है, मेरे एमसीक्यू लाने वाला हूं, दिमाग में चल रहा है अभी, पूरा काली मेरी चलती रहती है। जब मैं पढ़ा था हैं, नहीं, लिफ्टिंग करने वाला फोर्स की ऐसी चीजों पर वो पॉजिटिव था, पर उस समय जो ग्रेविटी वेक्ट कर रही थी वो नेगेटिव था, लेकिन ग्रेविटी इधर कर रही है तो जीरो था। मैं इसलिए कह रहा हूं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, ग्रेविटी वाले खेल में घुमा देगा तुम्हें। तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क भी कर रही है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क भी कर रही है। ये देखो, ये बॉडी है, ये नीचे जा रही है, इसके नीचे जा रहा है, पॉजिटिव वर्क बाय ग्रेविटी, मोशन उसी डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स कर रहा है। वाह, ग्रेविटी। तो किसी भी का ही वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, आपने देख लिया, मैंने दिखा दिया, है ना। अच्छा, दूसरा, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब आपके पास नेट वर्क डन कितना होगा बेटा? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो। एफ डॉट है जीरो, नेट वर्क डन उस समय पे उस पॉइंट का वर्क डन जो मैंने आपको समझाया, राइट। एक केस जो ध्यान सुनना इस चीज को, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है उस समय पर जो आपका वर्क डन होता है बाय, मैंने आपको एक फोर्स पढ़ा दी है, इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा ये याद रखना, इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्यों जीरो है, पहले इस चीज को समझते हैं। बॉडी लेट से इस मोशन में है तो यहाँ पर इस जगह से जा रही होगी इसकी डायरेक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ खींच रहा होगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको समझाया था बॉडी को अंदर की तरफ खींचता है। अब इस पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री का बन गया बेटा, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का बनते ही वर्क डन कितना हो गया, जीरो। बेटा वर्क डन करने के लिए हमेशा याद रखना आपके पास अगेंस्ट में कोई ना कोई चीजें होनी चाहिए। वर्क डन करने के लिए आपके पास अगेंस्ट में कोई ना कोई चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चीज अगेंस्ट नहीं है तो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर रहा, क्या काम नहीं होता ना। तो यानी कि वैक्यूम या फ्री स्पेस आपको ऑर्डर मिल जाए तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
समझ आ रहा है या बाउंसर मार रहा है? ये तो बाउंसर नहीं मारना चाहिए, तो 9th क्लास में बेटा, अभी तो मैंने 11th शुरू ही नहीं करी। हाँ, ये कहाँ से 11th शुरू करी है मैंने, तो 9th है, इतना तो मैं 9th पढ़ाता हूँ, तो उड़ाने आ गई, उड़ाऊंगा बेटा तुम्हारे। चलो एक क्वेश्चन, ये सब समझ में आ गया या 10 पे कहाँ पे, ये सब क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि every time the force is applied, at least one body is responsible for that force to be caused. अगर जब भी कोई फोर्स लग रही है तो एटलीस्ट एक बॉडी है कोई जो फोर्स लगा रही है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है, कोई फोर्स लगे तो फोर्स। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट बदल रहा हूँ इस चीज को। भाई मेरा पहले का स्टेटमेंट समझ में आया, जब भी आपका कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी है फोर्स लगा रही है। यस, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन, एवरी टाइम द वर्क इज डन देयर इज अ बॉडी दैट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। मतलब एक बॉडी है जो उस बॉडी पे फोर्स आ इसकी वजह से काम हो रहा है। क्या ये कंडीशन भी हमेशा के लिए सच होगी? यानी किसी काम को होने के लिए क्या बॉडी का होना नेसेसरी है? बॉडी, हाँ, बॉडी का फोर्स लगाना कंपलसरी है। क्वेश्चन समझ पाए? किसी भी वर्क को होने के लिए क्या किसी बॉडी का होना जरूरी है? पहला पॉइंट तो ये आ गया सर, जीरो हो सकता है। सर बॉडी या फिर फोर्स? फोर्स का होना तो जरूरी है ना, ऐसे तो आइसोलेटेड रखोगे तो जीरो ही होगा। एग्जैक्टली। मैं हाँ, बॉडी का नहीं फोर्स का, किसी वर्क होने के लिए किसी फोर्स का होना जरूरी है। यस सर। यस। नो सर, नो 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 नो, एक बॉडी है, ग्रेविटेशन अपने आप काम कर रही है, मतलब कुछ भी नेगेटिव ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं। मैंने आइसोलेटेड बोला था आपको। अच्छा, समझ में आ गया क्या समझा था? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में आपका वर्क डन भी होगा, जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है। दिखा दिया नेगेटिव ऑर्डर। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बेहतरीन सा सब पढ़ा दिया। आपको फाइंड करना है विच इन विच क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन इज नॉट जीरो। ऑप्शन फर्स्ट, वर्क डन in क्या है बोला इसने? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वही वाला केस, ठीक है? वो तो तुम्हें पता पड़ गया। जीरो। चलो दूसरा केस बना देता हूँ, वर्क डन इन होल्डिंग, सॉरी, वर्क डन इन लिफ्टिंग, समझाया था तुमने? लिफ्टिंग अ हैवी वेट। तीसरा केस, वर्क डन बाय ग्रेविटी while taking a load on head and traveling forward, फोर्थ ऑप्शन है, चलो ना नोटिस बना तो और कंफ्यूज हैं। क्या अब आपका आंसर सही है? अब है ना? क्यों बेटा? देखो आपके आंसर दोनों सही हैं। एक्चुअली मैंने पहले लिखा था आपके लिए यहाँ पर लिफ्टिंग, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ हैवी वेट। ध्यान सुनना, नॉट जीरो बोला तो आंसर ये। जब हम लिफ्ट करते हैं तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होते हैं। पॉजिटिव वर्क होता है हमारे द्वारा जब हम लोग लिफ्ट कर रहे होते हैं, और नेगेटिव वर्क होता है ग्रेविटी के द्वारा। यानी कि जिस दिशा में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं जरूरी नहीं है कि उस दिशा में वर्क हो, ग्रेविटी उसके अगेंस्ट, राइट? जब मैंने बोला इसे होल्डिंग, तो होल्डिंग का मतलब मेरी मम्मी की बात याद है, तो कहीं था यहीं कहीं है, होल्ड कर रखा। चाहे तुम थक जाओ, तुम्हारे हाथ में दर्द जाए, तुम्हारे कंधे में दर्द जाए,
लेकिन फिजिक्स की भाषा में तुमने कोई काम नहीं किया। तुम होल्ड कर दो, तुमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करी, तुमने कोई एंगल चेंज नहीं करा, तुमने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, तो आपका वर्डन क्या रहेगा? 0। आपका वर्डन क्या रहेगा? अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कहता हूँ, एक बच्चा है मेरे पास, लक्ष्य, उसने कहा कि सर मैं ये W1 से W2 वाले काम को 2 मिनट में कर दूंगा, और वहीं शिवांश ने कहा कि सर इसकी बात क्या सुन रहे हो, W1 से W2 मैं 1 मिनट में कर दूंगा। तो मुझे बताओ इनमें से, ध्यान सुनो, वर्डन ज्यादा किसका है? वर्डन से एक जल्दी काम कर रहा है, एक आराम से कर रहा है। वर्डन टाइम तो चेंज होगा, टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता। आंसर आपका सही है, ए भी नहीं बेटा। वर्क डन टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मैंने आपको क्या समझाया, किस चीज पर डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। कुछ भी कर ले तो यहाँ पे आके बस मेरे को नंबर ला के दिखा दे, कहानी खत्म। मुझे क्या मतलब, मुझे तू चाहे पहले टेस्ट नंबर ला के दिखा दे या तो बोर्ड्स में नंबर ला के दिखा दे। मैं अगर बोर्ड से नंबर लेके आएगा पूरे साल गाड़ी खाएगा वो दिक्कत, और बोर्ड से नंबर ले आएगा कुछ तो हो जाएंगे तेरा वर्डन कम, लेकिन तेरा आंसर अब भी क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्डन बढ़िया था। अगर तेरे 90% है, अगर तेरे 90% आए और तुम्हें बस लास्ट नाइट फुल फाइट वाली पढ़ाई करी और तेरे 90% आ, ठीक है, हैं? ईगो, सुन तो सही, वो बेचारा बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा है, हर टेस्ट दे रहा है, हर टेस्ट में आ रहा है, मेरी सारी बातें सुनता है, ये ना लायक सर ये सर आज नहीं कर रहा, ठीक है बेटा ये कर लेगा, शॉर्टकट मार रहा है, लेकिन उसकी इतनी मेहनत करने के बाद 90% है। अंतर क्या रहा दोनों, जबकि वो पूरे साल काम कर रहा था, ये साल एक दिन में काम करके ले गया। सब भरोसा उठ जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वर्डन थोड़ी चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज हो गई उससे, और तेरे भरोसे उठने से परसेंटेज चेंज हो जाएगी इसकी, नहीं हो पाएगी। वर्डन इज टाइम इंडिपेंडेंट। कितने इंटरवल में काम हुआ है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। और तो हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं है, जीरो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज है कि वर्डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस इट इज ट्रू। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में मतलब होता है कि ऑब्जर्वर चीजों को कहां से देख रहा है। इसके केस में हो सकता है कि फोर्स तो सेम हो पर डिस्प्लेसमेंट भैया मान दे जाएगी। एक बंदा दूर से देख रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगी, पर जो पास देख रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, आप मैप को देख लो, छोटा करते जाओगे पूरी दुनिया दिख जाती है, बड़ा करोगे तो एक गली नहीं दिखेगी। तो कुल मिला के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्डन डिपेंड करता है, ये बात है। वर्डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ फोर्स मे बी सेम but the displacement may vary due to which the work done will vary. Due to which the work done will vary. Now I am telling you a very simple thing जिसके बाद मैं आज का लेक्चर रोक के वर्क से इंट्रोडक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, यस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, F डॉट S। और इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वर्क डन हमारे पास स्केलर, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, क्या कह रहा हूं, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं आपके पास, लेट्स से F1 F2 F3 F4 F5 कितने फोर्स लग रहे हैं, और आपकी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर आपके पास आकर काम कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर आकर काम, तो ऐसे केस में आपके पास जो नेट वर्क डन होगा वो जो आपके पास आएगा वो आएगा F1 प्लस F2, लेट्स से मेरे पास चार्ट है F3 प्लस F4, ये इनटू R2 माइनस R, यानी कि डिस्प्लेसमेंट राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ S डेल्टा S, R लिख लो, हाँ सिग्मा टोटल समेशन का सम कर दिया,
फिर बाकी सब जितने ही फोर्स का सम है और इनटू ये। समझ में आ रहा है? सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब बहुत सारे फोर्सेस दे रहा हूँ बेटा, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे नहीं, दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन तो किया नहीं आज तक, उसके बाद क्या छुट्टी कर दो, एक क्वेश्चन कर देता हूँ और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक फोर्स, क्या थी? एक फोर्स, और फोर्स कुछ इस तरीके से, ध्यान से क्वेश्चन बढ़िया, वो फोर्स कुछ इस तरीके से कि F1 की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, F2 की वैल्यू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, F3 की वैल्यू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये थी। और ये लगी, ये जब फोर्स लगी तब बॉडी की पोजीशन 2 1 0 से लेकर पहले तो गई 3 2 1 पे और लास्ट में गई 2 2 2 पर, यानी कि पहले यहाँ गई और फिर यहाँ। समझ में आ रहा है? तो XYZ तो आपको बताना है इस केस में आपका नेट वर्क डन कितना होगा और क्या सर करने दो है, अब करने देना पड़ेगा। करो फिर करो, पहले मेरे को बता दो अप्रोच क्या है आपको। मेरी हाँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की स्टेट 3 2 1 कुछ होगा ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल हाँ डेल्टा आ जाएगा, हाँ, देन फिर उसके बाद सिग्मा सिग्मा एफ में क्या करोगे इसमें आप? भाई आई जे की अगर मैंने आपको दे रखे हैं तो आप सिग्मा एफ का क्या करोगे ये बता दो बस। प्लस कर देंगे सारे फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस। ठीक और मत ठीक, गुड, यही है अप्रोच, यही है और परफेक्ट आंसर है। बेटा सुनो, उसने जो बोला है वो बिल्कुल यही है। एक्चुअल में क्या होना है कि जो F1 F2 F3 दे रखा है, उसमें जो सबसे पहली बात पकड़ी कि सर आपने ये तो हमारा पावर बनाने को दिया है, इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मेरे को दिक्कत आएगी। इस कहीं से चले जाओ, पाथ इंडिपेंडेंट है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, मुझे इससे मतलब ही नहीं। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, राइट। सो वर्क डन के लिए सर मेरा होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 समेशन ऑफ F इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, समेशन ऑफ F में बेटा सारे i वाले एक साथ जोड़ दो, 3 1 4 2 6 6i, 2 और 2 कट गए माइनस j k और k कट गए प्लस 3, तो ये तो आगे मेरे पास किसका नेट वर्क समेशन ऑफ f आ गया। अब बेटा इसका देखो, इसके केस में आपके पास ये i कैप होता है, ये j कैप होता है, k कैप होता है, अगर मेंशन नहीं हो तो i j p x y z पे। अब इसमें क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करना, इसमें से इसे माइनस कर देना, इसमें से इसे माइनस, ठीक है। तो 2 माइनस 2 आई कैप में तो कहानी खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। यस सर माइनस j कैप आएगा, 2 फाइनल माइनस इनिशियल है ना बेटा, 2 माइनस 1 प्लस j कैप आएगा और 2 माइनस 0 प्लस k, 2 प्लस आगे। हाँ हाँ यही तो है, दिखता ही नहीं है उसे। हाँ वीडियो में देखिए 2 के लिख रहा है, ये आगे एडिट कर दोगे, एडिट वगैरह में कुछ करता ही नहीं बेटा। चलो ये देखो यार, ये 6i कैप का ये हो गया 0, तो ये तो कहानी खत्म, ये डॉट प्रोडक्ट डॉट है, अब तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। i का i के साथ करो 0, j का j के साथ करो तो माइनस क्या आ जाएगा 1, 3 into 2 6 प्लस 6, तो नेट वर्क कितना आ गया 5 प्लस का 5। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आना है? ये तो थे बेटा सारे के सारे ऐसे फोर्स जो कांस्टेंट फोर्स बच्चे। अभी जो अगली क्लास आएगी उसमें कराऊंगा मैं तुम्हें वेरिएबल फोर्स, ठीक है, तब थोड़े से दिमाग के घोड़े खुलेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोक सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग विद द वर्क से लेकर आप तक जो हमने क्वेश्चन करे, f into s मैंने आपको यूज करना सिखा दिया, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट मैंने आपको करना सिखा दिया। अब नॉर्मल मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा कि ये फोर्स का रखा है, डिस्टेंस का बताओ कितना होगा। हां बेटा पूछो। अगर कोई चीज स्टेशनरी है हाँ। रेस्ट पे, हां तो उसका वर्क जरूरी थोड़ी ना 0 होगा। मैंने कब बोला, मैंने तो खुद एग्जांपल आपने दिया। बोला होल्ड कर रखा है। हां होल्ड पे कर रखा है तो उसका बर्डन 0 कैसे सर एक बार समझा दो। एग्जैक्टली। चलो मैंने अगर आपको बोला कि मैंने कोई चीज होल्ड कर रखी है, ठीक है, तो मेरा जब कंपोनेंट चल रहा था तो मेरे पास ये कहानी थी, लिफ्ट कर रहा था तो उस पे फोर्स लग रही थी। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट एक तो 0 है और जो मैंने होल्ड कर रखी है मेरा जो इसका कंपोनेंट है ये वाला जा रहा है और ग्रेविटी का नीचे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ये कहानी 0। डंबल वाला उसमें तो हम खड़े ही है ना। हाँ चल थोड़ी ना रहे। बेटा एक बार हमने लिफ्ट किया ना उसे Yes. और ऊपर हमने कर लिया। अब इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, हां ठीक है। अब आपके पास होगी
जो आपका वर्क नहीं, जब हम लिफ्ट कर रहे होते हैं बेटा तब केस में ग्रेविटी से तब नेगेटिव होती है। हाँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय यू वो आपके पास 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव। होल्ड करा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो अभी से नीचे खींच लिया, वो नेगेटिव। और फिर उसका कंपोनेंट ये तो ग्रेविटी का ही कंपोनेंट हाँ, और जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तब हमारा कंपोनेंट इधर जा रहा होता है ग्रेविटी, तब 0 के केस में होता है बेटा, तब वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होता है, हमारा 0 नहीं होता। लेकिन जब हम होल्ड कर रहे होते हैं तो वर्क डन बाय अस 0 है, ग्रेविटी का 0 नहीं है उस समय, उसका नेगेटिव होगा। ग्रेविटी का तो नेगेटिव है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें वर्क डन बाय फोर्स, हाँ वर्क डन बाय with फोर्स, respect to हाँ the object। हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसके रेस्पेक्ट में आपसे फोर्स पूछा गया है। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछेगा या वर्क डन बाय बॉडी पूछेगा या वर्क डन ऑन बॉडी पूछेगा, मतलब जो भी चीजें होंगी सब उदित करना। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। तो आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।